जंतर मंतर से अंतर्राष्ट्रीय पदक विजेता विनेश फोगाट ने ट्वीट किया था कि देश याद रखेगा कि जब देश की नई संसद का उद्घाटन हो रहा था तब इंसाफ के लिए लड़ती बेटियों पर जुल्म ढाया जा रहा था। उसके बाद इन बेटियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई और अगले दिन आरोपी की जगह पीड़ितों यानी महिला पहलवानों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस ने दबिश शुरू कर दी, जिसमें उनको अपनी रातें घर के बाहर, खेतों या फिर दूर के रिश्तेदारों के यहाँ गुजारनी पड़ी। आखिर में उन्हें हताशा में अपने मेडलों को गंगा में विसर्जित करने का ऐलान करना पड़ा। मोदी के 9 साल के शासन का असल सच यह है, 9 साल बेमिसाल की तुकबंदी नहीं। यह मृत्यु उपत्यका नहीं है मेरा देश, यह जल्लादों का उल्लास मंच नहीं है मेरा देश, यह विस्तीर्ण शमशान नहीं है मेरा देश, यह रक्त रंजित कसाई घर नहीं है मेरा देश। मैं छीन लाऊंगा अपने देश को और सीने में छिपा लूंगा। नवारुण भट्टाचार्य ने ये पंक्तियां 70 के दशक के बंगाल के अर्धफासीवादी संतरास के इंदिरा गांधी सिद्धार्थ शंकर राय के दौर के लिए लिखी थी, लेकिन पिछले 9 सालों के मोदी शाह राज के लिए आज से उससे अधिक सच है। इसकी आखिरी लाइन में व्यक्त संकल्प आज हर देशभक्त भारतीय का संकल्प बनना चाहिए, जो अपने देशवासियों से, अपनी मिट्टी, अपनी सभ्यता संस्कृति से प्यार करता है, लोकतांत्रिक मूल्यों में विश्वास करता है और उन्हें बचाना चाहता है। 9 साल बेमिसाल के जो बड़बोले आंकड़े आज पेश किए जा रहे हैं, कभी उन्हीं के बारे में जनकवि आदम गोंडवी ने कहा था कि तुम्हारे फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, मगर ये आंकड़े झूठे हैं, ये दावा किताबी है। असलियत बयां करने वाले बेरोजगारी जैसे आंकड़ों से तो सरकार इतना डर गई है कि उन्हें कई सालों से सार्वजनिक करना ही बंद कर चुकी है। जाति जनगणना से भयभीत उसने जनगणना ही नहीं करवाया, जिसके बिना पूरा आर्थिक नियोजन ही दिशाहीन हो गया है। जनता के वास्तविक जीवन स्थितियों से जुड़े महत्वपूर्ण आंकड़ों के अभाव में सरकार एकांगी, आंशिक, अर्ध सत्य और मनगढ़ंत आंकड़ों के बल पर अपनी पीठ थपथपा रही है और जनता की आंखों में धूल झोंकने में लगी है। सच्चाई ये है कि विनाशकारी मोदी राज के 9 साल बाद समाज में चौतरफा उदासी, हताशा और तनाव का माहौल है। आम लोगों की जिंदगी मुश्किलों से घिर गई है। मोदी राज के विकास का सच सबसे बेहतर वह जनता ही बता सकती है जिसने उसकी तबाही को भोगा है। सरकार के फैसलों का जैसा खामियाजा मोदी के राज में समाज को भुगतना पड़ा है, वह अगर उन्हीं से जुमला उधार लिया जाए तो 70 साल में कभी नहीं हुआ था। अकेले कोविड के दौरान दुनिया में सबसे अधिक 50 लाख से ज्यादा मौतें हमारे देशवासियों की हुई। उनमें से अनेक ऑक्सीजन की कमी में संवेदनहीन, नकारा सरकार की बदहाल स्वास्थ्य व्यवस्था के शिकार हुए। बिना किसी तैयारी, योजना और पूर्व सूचना के अचानक जिस मूर्खतापूर्ण नाटकीयता के साथ लॉकडाउन लागू किया गया, उसने लाखों देशवासियों को अकल्पनीय यातना झेलने को मजबूर किया। सैकड़ों किलोमीटर दूर अपने गांवों को लौटने को मजबूर अनेक लोगों ने रास्ते में भूख प्यास से दम तोड़ दिया या फिर रेलवे ट्रैक पर मारे गए। आने वाली पीढ़ियां याद करेंगी कि किस तरह एक शासक की सनक की कीमत करोड़ों देशवासियों ने अपनी जान देकर चुकाई। इस दौर में सबसे बड़ा जुल्म देश के सबसे बड़े अल्पसंख्यक समुदाय के ऊपर हुआ। उनके लिए देश एक बड़े यातनागृह और कत्लगाह में तब्दील कर दिया गया। ये कभी भी किसी सार्वजनिक स्थल पर, यहाँ तक कि अपने घर में गोमांस से लेकर लव जिहाद तक कोई भी बहाना बनाकर लिंच किए जा सकते हैं। बुलडोजर उनके घरों को रौंद सकता है या उनकी संसद, विधानसभा की सदस्यता खत्म की जा सकती है। वास्तव में उनके लिए कानून अलग ढंग से लागू हो रहा है। ये व्यवहारिक तौर पर दूसरे दर्जे के नागरिक बना दिए गए हैं। जनसंहार की भविष्यवाणी करने वाली अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं भारत को उस खतरे के नजदीक बता रही हैं। कठोर केंद्रीकृत ढांचे को थोपकर संघीय ढांचे की भावना को पूरी तरह अलविदा कह दिया गया है। दिल्ली की निर्वाचित सरकार से अधिकारियों की ट्रांसफर पोस्टिंग का अधिकार छीन लेना और उसके लिए सुप्रीम कोर्ट तक के आदेश को अध्यादेश से पलट देना,
कश्मीर की जनता की राय की बिना परवाह किए उसका राज्य का दर्जा छीन लेना इसके दो सबसे बड़े उदाहरण हैं। अनायास नहीं है कि नीति आयोग की बैठक में 8 मुख्यमंत्री नहीं गए तो संसद भवन के उद्घाटन का 20 विपक्षी दलों ने बहिष्कार किया। उत्तर पूर्व के लिए पूरी तरह गैर प्राकृतिक, बिल्कुल अजनबी अपनी राजनीति थोपने की जिद में मोदी शाह ने पूर्वोत्तर भारत को बड़े धार्मिक, एथनिक तनाव और दंगों में झोंक दिया है। इनकी डबल इंजन सरकार शासित मणिपुर में मंत्री को भीड़ ने घर के अंदर घेर लिया। सैन्य बलों ने किसी तरह समय पर पहुंचकर उनकी जान बचाई। वहां जारी हिंसा में अब तक 100 के ऊपर लोग मारे जा चुके हैं। असहमत और विरोध में खड़े लोगों के लिए पूरा देश जेल बना दिया गया है। न सिर्फ नागरिक समाज की नामचीन हस्तियां बल्कि विपक्ष के ताकतवर नेता सरकार के निशाने पर हैं। इनमें कभी उनके साथ रहे पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक तक शामिल हैं। उनमें से कई पहले से सालों से जेल में हैं और बच्चे लोगों के ऊपर लगातार गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। लोकतंत्र की सारी संवैधानिक संस्थाओं को जेबी बना लिया गया है और उन्हें नख दंत विहीन कर दिया गया है। सरकार सर्वोच्च न्यायपालिका से खतरनाक टकराव के रास्ते पर है। लोकतंत्र के इस अपहरण और आजीविका पर हमले के खिलाफ देश की जनता अतुलनीय साहस के साथ लड़ रही है और भारी कीमत चुकाकर भी कॉर्पोरेट फांसीवादी राष्ट्र बनाने की मुहिम को कामयाब नहीं होने दे रही है। मोदी सरकार के 9 साल तमाम मोर्चे पर जनता से अलग अलग तबकों के वीरतापूर्ण संघर्षों और तानाशाही हुकूमत को पीछे ढकेलकर दर्ज की गई जीत के भी साक्षी रहे हैं। इनमें से अनेक आज विश्व इतिहास में दर्ज हो चुके हैं। नागरिक कानून यानी सीए और एनआरसी को लेकर मुस्लिम महिलाओं द्वारा दिल्ली के शाहीन बाग से शुरू किया गया आंदोलन देखते देखते जंगल की आग की तरह पूरे देश में फैल गया और यह तानाशाही के खिलाफ लोकतांत्रिक जनमत के राष्ट्रीय प्रतिरोध का प्रतीक बनकर खड़ा हो गया। आंदोलन के इस रूप को देखकर सत्ता प्रतिष्ठान सकते में आ गया था। दिल्ली दंगों की आग में उसे झुलसाने की साजिश हुई। बहरहाल अंततः कोविड की विभीषिका ही उस पर रोक लगा सकी। एनआरसी के अपने मंसूबे से सरकार को पीछे हटना पड़ा और फिर आखिर में ग्रेट डिवाइडर मोदी शाह को अपने ड्रीम प्रोजेक्ट को ठंडे बस्ते में डालना पड़ा। इसी दौर में भारत ही नहीं, शायद विश्व इतिहास के सबसे लंबे समय तक चले अनोखे किसान आंदोलन के रोमांचकारी दृश्य दुनिया ने देखे। दरअसल किसानों की आय दोगुनी करने का मोदी का वायदा तो हवा हवाई और धोखा साबित हुआ ही। सरकार काले कृषि कानूनों के माध्यम से फसल खरीद की मंडी व्यवस्था को ही खत्म करने और कृषि को साम्राज्यवादी हितों और कॉर्पोरेट मुनाफे के जरूरतों के अनुरूप ढालने में लग गई। किसानों ने अपने कृषि और जमीन पर नियंत्रण कायम करने की इस खतरनाक साजिश की सटीक शिनाख्त की और वे जीवन मरण संग्राम में उतर पड़े। 750 से ऊपर किसानों की शहादत हुई। मोदी सरकार के बर्बरतम दमन और साजिशों का अकल्पनीय धैर्य, साहस और सूझबूझ से मुकाबला करते हुए अंततः किसानों ने तानाशाह हुकूमत को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। कृषि के कॉर्पोरेटीकरण की सरकार की साजिश नाकाम हो गई। बहरहाल एमएसपी की कानून गारंटी, किसानों की पूर्ण कर्ज मुक्ति, किसान पेंशन जैसे मूलभूत मुद्दों पर खेती बचाओ, देश बचाओ, लोकतंत्र बचाओ नारे के साथ सरकार की वायदा खिलाफी के विरुद्ध किसानों की लड़ाई जारी है। ये 9 साल बेरोजगार युवाओं की बर्बादी और उनके बड़े बड़े संघर्षों के भी साक्षी रहे। प्रति वर्ष 2 करोड़ रोजगार सृजन का वायदा कर युवाओं का एक मुश्त वोट और उन्मादी समर्थन हासिल कर सत्ता में पहुंचे मोदी शासन के 9 साल बाद देश में बेरोजगारी रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई है। रोजगार सृजन के स्थान पर विनाशकारी अर्थनीति और नोटबंदी, दोषपूर्ण जीएसटी जैसे कदमों के चलते बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर खत्म हुए। यहाँ तक कि केंद्र की नौकरियों के 10 लाख के आसपास पद स्वयं सरकार की स्वीकारोक्ति के अनुसार वर्षों से खाली रखे गए थे, जिनमें से थोड़े बहुत पदों के नियुक्ति पत्र अब चुनावी वर्ष में रोजगार मेले जैसा तमाशा बनाकर इवेंट प्रेमी मोदी जी की तरफ से वितरित किए जा रहे हैं। इसके खिलाफ छात्र युवा पिछले कई वर्षों से मोदी के जन्मदिन 27 सितंबर को अनएम्प्लॉयमेंट डे ट्विटर स्टॉर्म कर रहे हैं। रेलवे भर्ती में देरी और गड़बड़ी को लेकर प्रतियोगी छात्रों ने पिछले दिनों पटना से प्रयाग तक रेलवे ट्रैक्स पर कब्जा कर लिया।
जिन्हें भारी बल प्रयोग और दमन के बाद ही पुलिस खाली करवा सकी। पूरे देश में रोजगार के सवाल पर चल रहे तमाम आंदोलनों को राष्ट्रीय स्तर पर एकीकृत संगठित स्वर देने के लिए पिछले दिनों 100 से ऊपर छात्र युवा संगठनों ने संयुक्त युवा मोर्चा का गठन किया। इस पहल को नागरिक समाज की तमाम प्रमुख लोकतांत्रिक हस्तियों और अर्थशास्त्रियों का समर्थन और संरक्षण हासिल है। रोजगार के अधिकार की कानूनी गारंटी को मंच ने अपना केंद्रीय नारा बनाया है। हिंदू राष्ट्र जिसके बारे में ब्राह्मणवादी मूल्य हैं के प्रोजेक्ट की सबसे बदतरीन मार सदियों से उत्पीड़न के शिकार वंचित और हाशिए के तबकों पर पड़ी है। सरकारी नौकरियों के हाथ में आरक्षण पर डाकाजनी, शिक्षा, स्वास्थ्य के व्यवसायीकरण आदि के माध्यम से सामाजिक न्याय को अलविदा करने में कोई कसर नहीं छोड़ी जा रही है। इसके खिलाफ मोदी सरकार को दलित नौजवानों के राष्ट्रव्यापी आक्रोश का सामना करना पड़ा था, जो SC/ST एक्ट को कमजोर किए जाने के सवाल पर फूट पड़ा था। इनमें कई युवा मारे गए थे और अनेक आज भी जेल में हैं, लेकिन अंततः सरकार को पीछे हटना पड़ा था। एक ओर आदिवासी राष्ट्रपति का सिंबल है, दूसरी ओर आदिवासी इलाके कॉर्पोरेट लूट और बर्बर सरकारी हिंसा के आखेट स्थल बने हुए हैं। वन अधिकार कानून का खुला उल्लंघन करते हुए उनके जल, जंगल, जमीन पर कब्जा हो रहा है। आज नए संसद भवन के उद्घाटन के स्वाभाविक अधिकार से वंचित करके उस राष्ट्रपति का भी अपमान किया जा रहा है। दो बार प्रचंड बहुमत की सरकार के बावजूद महिला आरक्षण बिल पास करवाने में मोदी सरकार ने कोई रुचि नहीं ली। मोदी के बेटी बचाओ नारे के खोखलेपन और उसके अंदर छिपे खतरनाक पुरुष सत्तावादी हिंसा का इससे बड़ा सबूत क्या हो सकता है कि ओलंपिक पदक विजेता बेटियों को न्याय के लिए दर दर भटकना पड़ रहा है। मोदी राज के 9 सालों में देश की सारी संपदा वैश्विक पूंजी और कॉर्पोरेट धन कुबेरों के सामने नीलामी के लिए खोल दी गई और चहेते घरानों के हवाले कर दी गई। अडानी प्रकरण की जांच से भागकर सरकार ने खुद ही अपनी मिलीभगत पर मुहर लगा दी है। इस अंधाधुंध लूट के नतीजे के तौर पर भारत आज दुनिया का सर्वाधिक गैर बराबरी वाला देश बन गया है। बेरोक टोक निजीकरण द्वारा गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाओं को गरीबों की पहुंच के बाहर कर दिया गया है। मीडिया तो पहले ही सरकारी भोंपू बन गया था, अब शिक्षा व्यवस्था को NEP के माध्यम से हिंदुत्व के प्रोपेगेंडा में तब्दील किया जा रहा है। मोदी शाह के 9 साल की उपलब्धियों पर मैंडेट न 9 साल बेमिसाल की फर्जी जुमलेबाजी दे सकती है, न मनमानी मन की बात। उसका फैसला तो देश की 125 करोड़ भुक्तभोगी जनता करेगी। कबीर धूमिल ने कहा था, लोहे का स्वाद लोहार से मत पूछो, उस घोड़े से पूछो जिसके मुंह में लगाम लगा है। और वह जनता पिछले 9 साल से अपने अपने अनगिनत आंदोलनों की भाषा में मोदी राज के सच का बयान कर रही है। आशा की जानी चाहिए पिछले 9 साल में भारतीय समाज के जिन तमाम तबकों, वर्गों, अस्मिताओं को रौंदा गया, जिन अनगिनत आकांक्षाओं को कुचला गया, उन सब की संचित आह और आक्रोश का विराट सतरंगी गठजोड़ आने वाले दिनों में इस बर्बर तानाशाह गिरोह को सत्ता से बाहर का रास्ता दिखाएगा। कर्नाटक ने इसकी झलक दिखा दी है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय छात्र संघ के पूर्व अध्यक्ष लाल बहादुर सिंह की रिपोर्ट।